let me introduce myself. I am Kusum Gupta from Bishop Institute of Advanced Studies. We are running courses in special education, and my specialization is intellectual disability. मैं intellectual disability में मेरी specialization है. आज हम आप लोगों के साथ 21 डिसेबिलिटीज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने आप लोगों ने सर के साथ मॉर्निंग में डिस्कस किया है कि हम लोगों का रिवाइज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया है. एज पर रिवाइज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट वी हैव 21 डिसेबिलिटीज. हमारे पास पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 था. नाउ हमारे पास रिवाइज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया है. अगर एज पर रिवाइज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हमारे पास 7 डिसेबिलिटीज से 21 डिसेबिलिटीज हो गई है. 21 डिसेबिलिटीज का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास डिसेबिलिटीज का रेशियो एक्चुअली बढ़ गया है. एक्चुअली 21 डिसेबिलिटीज इसीलिए हुई है क्योंकि कुछ डिसेबिलिटीज हमारे पास एज रिलेटेड आती हैं. एज रिलेटेड कंडीशंस में वो डेवलप हो जाती हैं और एज रिलेटेड कंडीशंस के कारण हमारे पास यहाँ पर कुछ डिसेबिलिटीज में ये भी होता है कि हमारे पास बीमारियां होती हैं जो विद टाइम कंडीशंस में डेवलप होती हैं. एक चीज मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूंगी यहाँ बिगनिंग में कि disability is a condition in the sense कि it is a lifelong condition. It cannot be cured. If someone says you, अगर कोई हमें ये कहता है कि हाँ कि बच्चे का IQ 70 है और 70 से हम 90 कर देंगे, या बच्चे का IQ 90 है, 90 से हम 110 कर देंगे, it's not there. जितना IQ है वो बच्चे का उतना ही रहेगा. हम उसके अंदर खाली फंक्शनल इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं. फंक्शनल स्किल्स में हम इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं ताकि बच्चे के फंक्शनल एबिलिटीज हमारे बच्चे की इम्प्रोवाइज हो सके. ऑब्जेक्टिव यही होता है डिसेबिलिटीज में जब भी हम बच्चों के साथ काम करते हैं कि हम बच्चों के साथ फंक्शनल स्किल डेवलपमेंट पे लेकर आते हैं ताकि बच्चों के उसकी एज के अकॉर्डिंग बेसिक एक्टिविटीज में वो फंक्शनली एबल्ड हो जाए. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हम लोगों के पास जैसे 10 साल का बच्चा आता है तो 10 साल के बच्चे की डेवलपमेंट और 5 साल के बच्चे की डेवलपमेंट में अगर आप देखें सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है. तो एटलीस्ट हम लोगों के जो हमारे पास 5 या 10 साल का जो भी बच्चा आ रहा है उसकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा अपनी एज के अनुसार कार्य करना शुरू करे. ओके अब है हमारे पास अगर 21 डिसेबिलिटीज में अगर हम लेते हैं तो एक बार एक और टर्म में आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. डिसेबिलिटी और हैंडीकैप. डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में बेसिकली इम्पेयरमेंट इज अ लॉस ऑफ ऑर्गन. फॉर एग्जांपल किसी का लेफ्ट हैंड या लेफ्ट आर्म अगर कट रहा है देन इट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट, क्योंकि उसके हाथ या पैर कटा है. उस हाथ या पैर कटने के कारण इम्पेयरमेंट के कारण अगर कोई बच्चा अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है, फंक्शनल लेवल पर नहीं कर पा रहा है, तब उसे हम डिसेबिलिटी बोलेंगे. लेकिन हैंडीकैप वो हर सिचुएशन में नहीं है. हर सिचुएशन में हमारे पास वो बच्चा हैंडीकैप नहीं है. वो बेसिकली हमारे पास सिचुएशन स्पेसिफिक हैंडीकैप है. हो सकता है वो एक सिचुएशन में हैंडीकैप हो सकता है वो दूसरी सिचुएशन में हैंडीकैप नहीं हो. जहां दोनों आवाजों का दोनों हाथों का काम है उस कंडीशन में हो सकता है वो आप लोगों को देखने को मिले कि वो हैंडीकैप्ड है. लेकिन जहां पर एक हाथ का काम है उस कंडीशन में वो हैंडीकैप नहीं है. जितनी भी आप लोगों ने डिसेबिलिटीज देखी हमारे पास रिवाइज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम लोग यूएनसीआरपीडी एक्ट से हमारी ट्रीटी साइन थी और हम लोग उसके अंडर हम लोगों को इट वाज बेसिकली रिवाइज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हमारे पास इंडियन एडेप्टेशन में आया. यूएनसीआरपीडी एक्ट के इंडियन एडेप्टेशन में आया और उसमें जो उसकी विकलांगताएं थी कुछ विकलांगताएं बढ़ाई गई. एज पर यूएनसीआरपीडी एक्ट देयर शुड बी एक्सेसिबिलिटी. हमारे पास एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट हमारा एक्सेसिबल होना चाहिए, मेन स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, बच्चों को इंक्लूजन की तरफ लेकर आना चाहिए. तो कुछ इस तरह के मैंडेट्स बनाए गए. ऑल्दो हमारे पास 1995 में या डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ले इस तरह के ये मैंडेट्स हमारे पास पहले भी थे. लेकिन यूएनसीआरपीडी के क्योंकि हमने ट्रीटी साइन किया उसके बाद इट बिकम्स नेसेसरी हम लोग इन सारी चीजों को हम लोग संपूर्ण तरीके से पालन करें. इन सब चीजों की संपूर्ण तरीके से पालन करने के लिए विकलांगताओं के जो आधार थे वो भी बढ़ाए गए और इनके अधिकार भी बढ़ाए गए. उन अधिकार में सपोज करो जैसे इन लोगों के बेनिफिट और कंसेशंस उनके दायरे बढ़ाए गए, इंक्लूजन बनाया गया, राइट टू एजुकेशन बनाया गया कि शिक्षा का संपूर्ण अधिकार बनाया गया, आरटीआई भी लाया गया ताकि बच्चों के हम अधिकारों को संपूर्ण तरीके से नियोजित कर सके.
ठीक है। अभी हमारे पास बेसिकली जितने भी अगर हमारे पास डिसेबिलिटीज को अगर आप देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आएगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बेसिकली अगर हमारी फर्स्ट डिसेबिलिटी में हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो इसमें बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो तरह की उम्र होती है। एक हमारी क्रोनोलॉजिकल एज होती है, एक हमारे पास मानसिक उम्र होती है। क्रोनोलॉजिकल एज हमारी वो वाली उम्र होगी जो हमारी जन्म से उम्र होगी, ठीक है। तो जब क्रोनोलॉजिकल एज और मानसिक उम्र में अंतर होता है, बच्चे का क्रोनोलॉजिकल एज सपोज करो 10 साल है, लेकिन जो उसकी मानसिक उम्र है वो क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से नहीं बढ़ रही है, वो उसकी 5 साल की है, then there is a difference between a mental age and a chronological age। उसके बाद किसी में भी हम लोग मानसिक विकलांगता के केस में आपके पास जितने भी बच्चे आएंगे वो बच्चे आपको इस तरीके के बच्चे मिलेंगे आप लोगों को कि वो बच्चे मे बी आपके पास 35 साल का हो केस, और 35 साल का केस जो है वो 35 साल का बच्चा भी आपको इस तरीके से मिलेगा कि वो 5 या 10 साल के साथ के तरह बिहेव कर रहा है। स्पेशल स्कूल में हमारे पास एक मोनू नाम का लड़का था, जो मोनू नाम का लड़का था वो बेसिकली बिहेव इस तरीके से करता था कि जैसे 10 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता हो। जब भी क्लास में जाएंगे वो आपको हमेशा मिलेगा कि वो कंप्लेंट करता हुआ मिलेगा कि मैम इससे मेरी पेंसिल चुरा ली, मैम इससे मेरी रबड़ चुरा ली। इनका कॉग्निटिव लेवल क्योंकि 10 साल के बच्चे के अनुरूप होता है मैक्सिमम, तो इनका हम लोग अगर एकेडमिक अचीवमेंट भी लें तो उसी के अकॉर्डिंग होता है। कैटेगरी हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो कैटेगरी होगी, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जब हम निकालते हैं बेसिकली हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के थ्रू निकालते हैं। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का हमारे पास फॉर्मूला होगा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं। ये जितने भी साइकोलॉजिकल टूल्स आपके पास आते हैं ये सारे साइकोलॉजिकल टूल्स हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं, जिनका हम लोग जब जिसके थ्रू बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं बच्चों का असेसमेंट करने के लिए हम लोगों के पास, जिनके थ्रू बच्चों का जब असेसमेंट करा जाता है तो मेंटल एज निकलती है। अलग अलग हमारे पास साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं। जितने भी साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं खाली साइकोलॉजिस्ट ही यूज कर सकते हैं, हम स्पेशल एजुकेटर्स इन साइकोलॉजिकल टूल्स को यूज नहीं कर सकते। तो स्पेशली एंड स्पेशली साइकोलॉजिस्ट ही इन टूल्स को यूज करते हैं। कल एक क्वेरी बहुत आ रही थी कि साइकोलॉजिकल टूल्स हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल भी है तो स्टिल वी कांट यूज, और हमारे पास अगर स्कूल में कुछ इस तरीके के बच्चे हैं जिनको हम स्क्रीन करते हैं कि वो बच्चे हमारे पास बेसिकली डेवलपमेंटल डिलेड चाइल्ड हैं, तो हम लोग उनको एक बार आइडेंटिफाई करके उनकी स्क्रीनिंग करा सकते हैं मास लेवल पर। मास लेवल पर अगर स्क्रीनिंग हो जाएगी तो इन बच्चों के हम लोग असेसमेंट्स करा सकते हैं, और असेसमेंट्स के बाद ऑब्जेक्टिव ये होता है इन बच्चों के असेसमेंट्स का कि अगर इन बच्चों का असेसमेंट हो जाए तो हमारे पास एक रफली एक लेवल आ जाता है आईक्यू का, जिसमें हम लोगों को पता चल जाता है कि बच्चों के ना हमारे पास ब्रॉडली क्लास में ये वाले बच्चे हमारे पास ये वाले बच्चे क्लास में अवेलेबल हैं। ओके, स्लो लर्नर्स कम ऑल्सो कम इन दिस कैटेगरी। नो, स्लो लर्नर्स इस कैटेगरी में नहीं आते। स्लो लर्नर्स का आईक्यू जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का आईक्यू है वो 70 से नीचे होगा। जो हमारे पास स्लो लर्नर का आईक्यू होगा वो 70 से 90 के बीच में होगा। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे जो हमारे पास रहेंगे वो 70 से नीचे रहेंगे। तो 70 से नीचे की आईक्यू के बच्चों के साथ हमारे पास जो कैटेगरी आएगी वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी आएगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बेसिकली कैटेगराइजेशन हो जाती है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड। जब भी हमारे पास इस तरह का कि बच्चा, आप लोगों को लगता है कि क्लास में अगर हम लोग देखते हैं कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिलेड है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिलेड होता है। बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस बच्चे का मानसिक विकास पीछे जा रहा है तो उसके एसोसिएटेड एरियाज में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कैटेगरीज बच्चों की जो हमारे पास इसमें आएगी माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड कैटेगरी में आईक्यू 50 टू 70, मॉडरेट में 35 टू 50, सिवियर में 20 टू 35 और प्रोफाउंड में हमारे पास लेस देन 20 होगा। जो माइल्ड कैटेगरी के बच्चे हैं वो बेसिकली हमारे पास एजुकेबल है, और एजुकेबल बेसिकली हमारे पास वो कैटेगरी आएगी जिसमें आप लोग 5वीं क्लास तक का करिकुलम बच्चों को पढ़ा सकते हो। मॉडरेट कैटेगरी के बच्चों के साथ आप 3री क्लास तक का करिकुलम पढ़ा सकते हो। सिवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चों के साथ हम लोग बेसिकली कस्टोडियल ग्रुप में काम करते हैं, जहां पर एक टीचर के साथ 2 बच्चे या 1 बच्चे का एसोसिएशन होता है। सिवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है बेसिकली माइल्ड, मॉडरेट में फिर भी आप लोगों के साथ हम थोड़ा बहुत एकेडमिक एरिया में काम करते हैं, लेकिन सिवियर प्रोफाउंड कैटेगरी में हम एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इन लोगों के
साथ सोशल लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम करते हैं ताकि बच्चे अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। जब भी आपके पास हमारे पास बच्चे आते हैं, एक क्वेश्चन और बार बार कल बहुत ज्यादा आ रहा था कि बच्चों के साथ हमें एक्चुअली काम क्या करना है जब भी बच्चे स्कूल में आते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे पास डिसेबिलिटी को इंक्लूजन को लेकर ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि उनका एकेडमिक डेवलपमेंट करना है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि बच्चों की अदर एरियाज में डेवलपमेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सोशल है, लैंग्वेज है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग हो। आज 7 साल का बच्चा अगर 3 साल के बच्चे के साथ बैठता है, 12 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे के साथ बैठता है, उसका डेवलपमेंट कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपनी क्रोनोलॉजिकल एज, सेम एज के साथ बैठे, चाहे हमारे एकेडमिक डेवलपमेंट ना हो, नो इश्यूज। एकेडमिक डेवलपमेंट इज नॉट अ टारगेट ऑल्सो। हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ इंक्लूजन के साथ आए भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव इंक्लूजन का है कि फंक्शनल करिकुलम हो जाए, बच्चे अपने रोजमर्रा के कार्य खुद करने में सक्षम हो जाए, फंक्शनल एबिलिटी पे आ जाए, और फंक्शनल एबिलिटी के साथ साथ बेसिकली वो बच्चे अदर एरियाज में डेवलपमेंट पे आ जाए, कि सोशली वो बच्चे डेवलप्ड हो जाए, कि अपने एज के अकॉर्डिंग उसका सोशल डेवलपमेंट हो, प्ले डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, जो हमारे अदर एरियाज की डेवलपमेंट है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग हो। अगर हम लोग स्कूल में इंक्लूजन की बात करें तो माइल्ड कैटेगरी के बच्चे दे कैन बी इजिली इंक्लूडेड इन द स्कूल, क्योंकि माइल्ड कैटेगरी के बच्चों के साथ अगर आप अपनी करिकुलम में रेपिटेटिव इंस्ट्रक्शंस के साथ अगर उसे सेमी स्किल्ड जॉब में ट्रेन करोगे तो बहुत अच्छे से ट्रेन भी हो सकते हैं। अगर रूरल एरियाज में आप जाएंगे तो माइल्ड कैटेगरी के बच्चे कई बार आइडेंटिफाइड भी नहीं होते, कि गांव में बड़ी कॉमन सेइंग होती है कि ना इस बच्चे के अंदर ना दिमाग कम है, इस कारण वो बच्चा इतना ज्यादा नोटिस नहीं होता है। रादर जो हमारे पास अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पास नॉर्मल सेटअप में, जो हमारे नॉर्मल स्कूल के सेटअप में है, उसमें ये बच्चे जल्दी डायग्नोस्ड भी होते हैं, नोटिस भी होते हैं, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ करिकुलम ओवर हियर। तो इस कंडीशन में जब भी हमारे पास जो बच्चे आते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे आते हैं, curriculum should be flexible. There are CBSE guidelines also. If we have a disability certificate, there are CBSE guidelines also. उसके अकॉर्डिंग बेसिकली हम बच्चों के साथ करिकुलम को फॉलो करेंगे अडेप्टेशंस के साथ, और बच्चों के साथ हम रिलैक्सेशंस भी देंगे। इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन आया, if IQ is less than 20 then admission in school is possible। जिसका IQ अगर 20 से नीचे है, बच्चा एक्चुअली प्रोफाउंड कैटेगरी में होता है। एसोसिएटेड कंडीशन में बच्चे को दौरे भी पड़ते हैं और उसके साथ जनरली फिजिकल डिसेबिलिटीज भी होती है, कॉन्ट्रैक्शंस भी होती है। तो जनरली इस तरीके के बच्चे हमारे पास बेड रिडन स्टेज पे ही होते हैं और इनका एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग भी नहीं होता, ADL भी नहीं होता। मे बी 15 साल का बच्चा है तो हो सकता है उस बच्चे के साथ आपको ब्रशिंग, बाथिंग या उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं होगी। तो इसमें देयर इज अ नेसेसरी ऑफ 1:1 बेसिस ऑफ इंटरवेंशन। तो इस केस में आप लोग इंक्लूजन से बेटर उसको होम बेस्ड इंटरवेंशन दे, और होम बेस्ड इंटरवेंशन में गाइडेड इंस्ट्रक्शंस दे, और पेरेंट को हम लोग हेल्प करें और पेरेंट हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। ये ऑब्जेक्टिव होता है। ज्यादातर सिविल प्रोफाउंड केसेस में अगर हम लोग उन्हें स्कूल में नहीं लेके आ पाते, अगर स्कूल में भी ला रहे हैं, जैसे हमारे जैसे स्पेशल स्कूल्स में बच्चे जनरली आते हैं सिवियर प्रोफाउंड कैटेगरी में, वहां पे इन लोगों के साथ 1:1 बेसिस पर इंटरवेंशन पर काम करा जाता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी भी होती है सिवियर प्रोफाउंड केस में, एक अकेले डिसेबिलिटी के साथ बच्चा नहीं आता, सिवियर IQ का बच्चा है, प्रोफाउंड IQ का बच्चा, वहां पर आपके पास एसोसिएटेड कंडीशन में एक डिसेबिलिटी और एसोसिएट होकर आती है। तो उस केस में हम इनका ADL पे परफॉर्म करते हैं। डिपेंड करता है बच्चे की कैटेगरी क्या है। बच्चे का अगर प्रोफाउंड कैटेगरी है, प्रोफाउंड कैटेगरी के टाइम पे उसका करंट लेवल ऑफ असेसमेंट क्या है। करंट लेवल ऑफ असेसमेंट बेसिकली विल जज वेदर द child will be basically included in inclusive school or not. Curriculum should be child centered. Yes, curriculum should be child centered. जो curriculum है basically it's just a matter of application, that's it. We have various curriculum relaxations in CBSE guidelines. Objective ये होता है कि बच्चों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं होता। अगर बच्चों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और ये सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके पास, then there are certain curriculum relaxations also, and we have to accommodate our class basically. हमें अपनी क्लास को accommodate करना है, क्लास को डिवाइड करना है। क्लास को डिवाइड करते समय आप लोग उसको बेसिकली क्लास को किस फ्रेम में डिवाइड करते हो। अगर वैसे तो ऑल्दो यू ऑल पीपल आर टीचर्स ओवर हियर, हम अपनी क्लास को किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। हम लोग क्लास में अगर मेंटोर्स क्रिएट करें, पीयर ट्यूटरिंग करें, पीयर ट्यूटरिंग कर अगर हेल्प लें तो बहुत अच्छी हेल्प हमें मिल सकती है अपने नॉर्मल बच्चों के से ही, कि हमारे इस तरह के बच्चों की हेल्प कर सकें।
नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में बेसिकली हमारे पास वो आपके पास जो हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिस्कस किया, उसमें हमारे पास जो बच्चे का आईक्यू है वो बेसिकली हमारे पास आएगा आपके पास 70 से नीचे आएगा, और स्लो लर्नर का आईक्यू हमारा 70 से 90 के बीच में रहेगा। लर्निंग डिसेबिलिटी में हमारे पास आईक्यू विल बी अब मोर देन 90, मतलब एवरेज और अबव एवरेज से आईक्यू होगा। लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे का कभी भी आईक्यू कम नहीं होता है, आईक्यू हमेशा एवरेज और अबव एवरेज आईक्यू होता है। जनरली इन बच्चों को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, जिससे वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते, इंटीग्रेट नहीं कर पाते। उस केस में इन बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी के केस में देखें तो ऑल्दो यू आर जैसे हमारे पास डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया और ऑडिटरी प्रोसेसिंग ऑर्डर और लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऑर्डर्स, ये देखिए आप स्लाइड्स पे भी शो कर रहा है। डिसलेक्सिया में जनरली बच्चों को रीडिंग डिसऑर्डर होता है, रीडिंग मिरर इमेजेस होती है, जैसे पी का और नाइन का पी मिरर इमेजेस होती हैं जब बच्चे रीडिंग करते हैं। डिस्ग्राफिया में बच्चों को राइटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चों के जो फॉन्ट साइज होता है उसको बेसिकली फॉन्ट साइज का जो फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जब आपने कोई भी एक लेटर लिखा, फॉर एग्जाम्पल एल लिखा, तो एल लिखते समय आपके पास स्लीपिंग, स्टैंडिंग और स्लीपिंग स्ट्रोक बनाता है, तो स्ट्रोक का उसको प्रॉपर्ली उसको लेटर की फॉर्मेशन नहीं आ पाती कि स्ट्रोक एक्चुअली बनाने किस तरीके से, हमें कौन सा स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक हमें कौन सा यूज करना है, सेकंड स्ट्रोक हमें कौन सा यूज करना है, लेफ्ट साइड पे एल को लेना है या राइट साइड पे एल की, वो हमें जो उसका जो हमें एक तरीके से लें, अगर हम सिंपल भाषा में समझाएं कि हमने उसका पैर बनाया, तो हम उसको, इस बच्चे को समझ में नहीं आता कि बेसिकली हमें स्ट्रोक कहाँ पे लेना है स्लीपिंग लाइन का। इस तरह की प्रॉब्लम्स बेसिकली डिस्ग्राफिया में आते हैं, जहां पे बच्चों को राइटिंग डिसऑर्डर्स आते हैं। डिस्कैल्कुलिया में बेसिकली बच्चों को कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा, एक और मेरे पास क्वेरी आई थी कि जिसमें बोला था कि बच्चों को मैथ्स फियर होता है, देन हाउ विल वी एक्चुअली असेस दैट द चाइल्ड इज हैविंग डिस्कैल्कुलिया। जितने भी हमारे पास साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जिनके थ्रू बेसिकली हम असेसमेंट कर रहे हैं, these are very simple tools and these tools work on a very simple calculations. तो इट्स नॉट देयर कि वो उससे मैथ्स रिलेटेड फोबिया से बेसिकली तो वो बच्चा एक्चुअली कंफ्यूज हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो मैथ्स रिलेटेड फोबिया के कारण वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। वो बच्चे के अंदर बेसिक कैलकुलेशंस की भी अगर नॉलेज होगी तो बच्चा उसको कवर करेगा। तो इसलिए अगर हम लोगों के पास लर्निंग डिसेबिलिटी में जब हम टेस्ट करते हैं बच्चों के साथ, तो उनके साथ हमारे पास टूल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जिसमें बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी, डिस्ग्राफिया में राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी, डिस्कैल्कुलिया में बच्चों को कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। देन देयर इज वन मोर कैटेगरी विच इज कॉल्ड डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया में बता देती हूँ, देखिए जैसे हमारे हाथ की जो उंगलियां बेसिकली फाइन मोटर का काम करती हैं, कि हम जब पेंसिल से लिखते हैं या हम बटनिंग अनबटनिंग करते हैं या शू को लेसेस बांधते हैं या फिर बटन सीते हैं, सुई से बटन सीते हैं, तो ये सारे काम बेसिकली हमारे पास फाइन मोटर एक्टिविटी से, हाथ की उंगलियों से काम होते हैं हमारे पास। जब इस तरीके की हाथ की उंगलियों से हमारे पास कार्य काम किए जाते हैं, तो डिस्प्रेक्सिया के केस में बच्चों को फाइन मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। फाइन मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के कारण बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है, या फाइन मोटर रिलेटेड एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल जूते का लेस बांधना, सीधा जूता या उल्टा जूता, पैर का जूते का उसको ज्ञान नहीं होता है, बटनिंग अनबटनिंग में प्रॉब्लम आती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों का आईक्यू नॉर्मल होता है, अदर एरियाज का डेवलपमेंट बिल्कुल हमारे आपके जैसे होगा, बस किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम आएगी, जिसके कारण कई बार एसोसिएशन में दूसरे एरियाज में भी प्रॉब्लम नजर आने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर डिसलेक्सिया है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो रीडिंग से रिलेटेड उसको राइटिंग में भी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स उसके साथ एसोसिएशन में उसके साथ ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती है। तो हमारे पास जितने भी एलडी के बच्चे आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे आते हैं, जो आपके पास इंक्लूसिव स्कूल अगर अभी 100% ग्राउंड लेवल पर नहीं भी है, तो जो आपके पास बच्चे हैं स्कूल में जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, वो या तो स्लो लर्नर है या फिर लर्निंग डिफिनेशंस में रिलैक्सेशंस हैं, स्क्राइब की फैसिलिटीज है हमारे पास, सीबीएसई गाइडलाइंस हैं इन बच्चों के साथ हैंडल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव है कि इनका क्लियर असेसमेंट हो जाए। अगर क्लियर असेसमेंट के साथ बच्चे हमारे पास आ जाए
तो हम इन बच्चों के साथ बहुत अच्छे रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देयर 2 to 3 क्वेश्चन। ऐसे बच्चों को फोनेशन साउंड में भी प्रॉब्लम आती है, यस फोनेशन में प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल जिसमें ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है आप लोगों से, इन बच्चों को फोनेशन में प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल पी का प, एफ का फ, प और फ। जब हम प और फ बोलते हैं तो उसका जो फोनेशन होता है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। टीएच का था हो गया और डी का डा हो गया, उसके बीच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका फोनेशन क्या है, उसको इस चीज के बारे में क्लियर नहीं हो पाता। मूवी तारे जमीन पर शो डिसलेक्सिया प्रॉब्लम, यस देयर इज अ डिसलेक्सिया प्रॉब्लम, उसको रीडिंग प्रॉब्लम्स है। रीडिंग प्रॉब्लम होने के कारण लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों में बेसिकली आईक्यू इज नॉर्मल, बच्चों का सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट नॉर्मल होता है, लेकिन वो किसी एक एरिया में जब वो बच्चे लैक करते हैं उसके कारण बच्चों के अंदर ड्यू टू लैक ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट और मे बी ड्यू टू लैक ऑफ बुलिंग ऑल्सो, उस बच्चे के साथ ये होता है कि बच्चे के अंदर कॉम्प्लेक्स आता है और बच्चे की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बढ़ने के कारण वो क्लास को बेसिकली आप लोगों के लिए एक तरीके का आप लोगों के लिए एक बैक बेंचर क्रिएट हो जाता है, या आप लोगों के लिए क्लास के लिए ऐसा मटेरियल रेडी हो जाता है जो बेसिकली आपकी पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर सकता है। मैं इससे एक रिलेटेड एग्जांपल बताऊंगी। व्हेन आई वाज टीचिंग इन स्कूल, आई हैड ए क्लास, बेसिकली उस क्लास को ना एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बनाया गया था। इट वाज अ मिक्स्ड क्लास बेसिकली, उसमें गिफ्टेड बच्चे, गिफ्टेड आईक्यू के बच्चे और एलडी और स्लो लर्नर को दोनों को मिक्स करा गया था। एवरेज आईक्यू का एक भी बच्चा नहीं था, या तो बच्चे सारे गिफ्टेड इंटेलिजेंस के साथ थे या फिर बच्चे स्लो लर्नर या लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ थे। इट वाज एक्सपेरिमेंटल क्लास, जो मैंने आप लोगों से पीयर ट्यूटरिंग या मेंटरिंग की बात करी, इस तरीके से बनाया गया था। हुआ क्या क्लास में कि जो जब टीचर, और इट बिकेम द मोस्ट नोटोरियस क्लास इन द स्कूल, क्योंकि जो बच्चा सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था, गिफ्टेड आईक्यू का बच्चा था, उसे बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो टीचर के पढ़ाने से पहले कंसेप्ट को समझ रहा था। और उसके बाद जो लर्निंग डिसेबिलिटी और स्लो लर्नर का बच्चा था, वो रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस के बाद भी चीजों को समझ नहीं पा रहा था। तो क्लास में इस तरह सा क्योस क्रिएट हो जाता था बच्चों के साथ कि क्लास को हैंडल करना, मतलब इट बिकेम द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास इन द स्कूल। एक एलडी का बच्चा था मेरे पास, डिस्ग्राफिया का था, उसकी बेसिकली राइटिंग अच्छी नहीं थी, तो उसकी कंप्लेंट्स बहुत थी स्कूल में। तो एक बार उसने ना अपने फादर के लिए इतना अब्यूजिव लैंग्वेज में कॉपी के नोटबुक के पीछे कुछ ऐसा लिखा कि वी कुडंट कॉल इवन द पेरेंट ऑल्सो, कि इन बच्चों के अंदर, क्योंकि बहुत हम रेमिडियल टीचिंग की जगह बच्चों के साथ पनिशमेंट पे बार बार डील करते हैं, और इस पनिशमेंट का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि बेसिकली बच्चे घर में भी टारगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनका जो घर में जो पेरेंट्स का बॉन्ड होता है ना, वो पेरेंट्स का बॉन्ड भी इफेक्ट हो जाता है कि समटाइम्स पेरेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड दिस थिंग विद दिस थिंग कि एक्चुअली बच्चा ये जो प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है, या इसको जो एकेडमिक डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, एकेडमिक डेवलपमेंट इसके एकेडमिक प्रॉब्लम आ रही है, इज इट बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस और इज इट बिकॉज ऑफ एक्चुअली सम डिसेबिलिटी कंडीशन या कोई प्रॉब्लम की कंडीशन है उसके साथ। तो ये देयर इज अ थिन लाइन, ये बहुत थिन लाइन है जिसमें एक्चुअली बच्चों के साथ असेसमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट है, जहां पर एक्चुअली हम बच्चों को क्लियर असेसमेंट के साथ आ जाए और एक स्क्रीनिंग के साथ आ जाए, और यस लेबलिंग भी जरूरी है कि हमारे पास बच्चे का एक क्लियर इंफॉर्मेटिव कैटेगरी आ जाए, क्योंकि अगर कैटेगरी आ जाएगी तो आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्लान करोगे, आपके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी उसी बच्चे के अकॉर्डिंग ही प्लान होगी। ओके, नेक्स्ट इज योर विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट में बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरीज आएंगी। एक कैटेगरी तो होगी जो हमारे पास, मैम आपने शुरू में कहा था कि क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग बच्चों को बिठाना चाहिए, पर आपके एक्सपीरियंस से लगता है कि बच्चे आईक्यू के अकॉर्डिंग बिठाने चाहिए। नहीं भाई, बच्चों को क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग ही बिठाना चाहिए। 10 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे के साथ ही बिठाना चाहिए। आप स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली क्रोनोलॉजिकल एज को ही फॉलो करेंगे, लेकिन जब आप लोग अपनी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बनाएंगे, एजुकेशनल आप अपनी प्लान करेंगे, उनके साथ इंटरवेंशन प्लान करेंगे, वो उसकी बेसिकली उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। ये तो आप लोग अपने, मैं आपको नॉर्मल स्कूल की बात कर रही हूँ, हमारे स्पेशल स्कूल में भी
जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं या फर्स्ट टाइम हम एडमिशन लेते हैं, बेसिकली हम लोग बच्चों को क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं, उनको उनकी क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग ही क्लासेस में सेट किया जाता है। कभी उनको उससे करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा हम टाइम देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम उसको उसकी क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग ही क्लास में सेट करते हैं। क्योंकि बच्चे को एक टाइम के बाद ये फील होना स्टार्ट हो जाता है मैं अपने छोटे बच्चों के साथ बैठा हूँ, और ड्रॉप आउट में आ जाएगा आपके पास बच्चा। हमारे पास बच्चा था एक, हमारे पास बेसिकली अगर आप लोग हमारे पास एक बच्चा है जिसमें कि अगर आप देखिए 35 ईयर्स का था मोनू, जिसकी मैं बात आपसे स्टार्टिंग में कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम थी। वो बच्चा एक्चुअली ही वाज द सबसे एज में सबसे बड़ा था वो हमारे पास बच्चा। जब हमारे पास वो बच्चा सबसे बड़ी एज में हमारे पास वो बच्चा आया, तो उसको प्रॉब्लम यही थी, ऑल्दो उसको वोकेशनल कैटेगरी में बिठाया हुआ था, वहां पे 22 साल के बच्चे भी थे, लेकिन स्टिल उसको ये प्रॉब्लम थी कि मेरे को मेरी एज के बच्चों के साथ नहीं बिठाया आपको। तो ये प्रॉब्लम आपके पास रहेगी, डिसेबिलिटी कंडीशन रहेगी। इसके साथ हम एजुकेशनल प्लानिंग करेंगे। विद एजुकेशनल प्लानिंग हम सिचुएशन को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर गिफ्टेड आईक्यू है बच्चे के साथ, वो भी हमारा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में आएगा, उसमें भी हमें उसकी एजुकेशनल इंटरवेंशन उसके अकॉर्डिंग प्लान करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा जो करिकुलम है वो जनरली जो हमारा सीबीएसई करिकुलम है वो हमारे पास एवरेज आईक्यू और अबव एवरेज आईक्यू के अकॉर्डिंग सेट हुआ हुआ है। सिमिलैरिटी बेसिकली सिमिलर एजुकेशन देखिए, उसमें आपको अडेप्टेशंस के साथ आना पड़ेगा। यू कांट एक्सपेक्ट कि हर बच्चे को आप सिमिलर एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। उसका आपको ऑल्टरनेटिव मीडियम, आप लोगों को उसका असेसमेंट के टाइम में, इवैल्यूएशन के टाइम में एक ऑल्टरनेटिव मीडियम प्लान करना पड़ेगा। मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ आप लोग उसके साथ वर्बल आंसर लो, आप उसके साथ मे बी आपको उसको साथ रिटर्न आंसर ना लेना पड़े, इस तरीके के आपको काम करने पड़ेंगे। Now comes to visual impairment. Visual impairment में again there are two categories. हमारे पास इसमें basically blindness और low vision दो categories आएंगी। blindness और low vision दो categories आएंगी। blindness में basically हमारे पास जो category आएगी जिसमें बिल्कुल ही अंधापन होता है, बच्चे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और visually acuity इसमें हमारा 3/60 और 10/200 होगा इस नीलन चार्ट। हमारे पास visually acuity ये होगा, और limitation of field of vision will be 10 डिग्री। हमारा जो नॉर्मल आई का फील्ड ऑफ विजन होता है तो वो 180 डिग्री होता है। और इन बच्चों का जो फील्ड ऑफ विजन होगा, जो बच्चे अंधे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, इनका फील्ड ऑफ विजन, जो ब्लाइंड होंगे उनका फील्ड ऑफ विजन 10 डिग्री पर होगा। इन बच्चे के साथ जब भी हमारे पास ब्लाइंड बच्चे आते हैं, तो ब्लाइंड बच्चों के साथ बेसिकली हम लोग इन बच्चों के साथ हम लोगों को इनके साथ हम लोग ब्रेल पर काम करते हैं। बेसिकली ब्रेल पर काम करने के माध्यम से, ब्रेल और हम लोग ब्रेल का रीडिंग और राइटिंग दोनों यूज करते हैं। ब्रेल का रीडिंग राइटिंग यूज करने के साथ साथ हम इनके साथ सेंसरी ट्रेनिंग पर काम करते हैं, जिसमें कि बच्चे के साथ अगर बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो बच्चे को ठीक से सुनाई दे, और सुनाई देने के साथ साथ बच्चे को हम टेक्टाइल का, टच का हम एक्सपीरियंस देते हैं, ताकि बच्चे आसपास के एनवायरनमेंट को टच के माध्यम से समझ सके, उसको टच के माध्यम से चीजें समझ में आना शुरू करे। इसके साथ साथ हम बच्चे को, जब भी हमारे पास ब्लाइंडनेस में बच्चा आता है, हम उसे ओरिएंटेशन मोबिलिटी की ट्रेनिंग देते हैं। ओरिएंटेशन मोबिलिटी में बेसिकली ताकि बच्चा अपने एनवायरनमेंट में, आसपास के एनवायरनमेंट में आराम से घूम सके, इंडिपेंडेंटली घूम सके। अगर आप देखेंगे ना, तो जितने भी लिफ्ट एरियाज हमारे पास होते हैं, पब्लिक लिफ्ट्स होती हैं, उनमें हमेशा ना ब्रेल से लिखा हुआ होता है। वो ब्रेल से इसी लिखा होता है क्योंकि कोई भी पब्लिक बिल्डिंग का नक्शा तब तक पास नहीं होता जब तक वो एक्सेसिबल ना हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी एक्सेसिबल ना हो, इसीलिए ब्रेल की राइटिंग जरूरी होती है। सिमिलरली आप लोग देखिएगा, जितने भी हमारे पास यहाँ पर आप देखिएगा, आप लोगों के पास मेट्रो रेलवेज पे हमेशा येलो एक लाइन बनी होती है, टेक्टाइल पाथ बना होता है। वो टेक्टाइल पाथ भी बेसिकली हमारे पास ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, ताकि वो अपने आप चलने में सुचारू रूप से कार्य कर सकें, अपने आप कार्य कर सकें। अगर हम लोगों के पास, अगर हम इंडिया में देखते हैं
तो हमारे पास बेसिकली जब आपका रोड क्रॉस करना होता है ना रेड लाइट पे, देयर आर 2 सिग्नल्स ओनली, जिसमें कि आप लोगों के पास डिवीजन नहीं होता है कि पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग है या फिर व्हीकल्स के लिए अलग है। लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं, ब्रॉड जाते हैं, तो देयर आर थ्री मल्टीपल सिग्नल्स ओवर देयर। वहां पर आप लोगों के पास जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए अलग से ट्रैफिक का लाइट होता है, जिसमें वो दे कैन प्रेस इट आउट, और पूरा ट्रैफिक किसी भी कंडीशन में होगा वो बेसिकली वहां रुकेगा ताकि उन बच्चों को मूवमेंट में हेल्प कर सके। विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए ब्रेल टीचर की जरूरत होगी, यस ब्रेल की रिक्वायरमेंट होगी। लो विजन के बच्चों के साथ बेसिकली मैम कलर ब्लाइंडनेस इज एन इम्पेयरमेंट। कलर ब्लाइंडनेस में बेसिकली बच्चे को कलर में डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये हमारे पास ऐसे एज ए इम्पेयरमेंट आएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लो विजन में हमारे पास विजुअल एक्विटी बेसिकली हमारे पास 20/200 टू 70/200 हमारे पास लेनन चार्ट में आएगा, और इसका फील्ड ऑफ विजन वुड बी 40 डिग्री टू 10 डिग्री। जब भी लो विजन का बच्चा हमारे पास आता है, लो विजन के बच्चे के साथ जब हम कार्य करते हैं, कार्य करते समय हम हमेशा फॉन्ट साइज को बड़ा करते हैं और इनके साथ बेसिकली कलर कंट्रास्ट पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों को भी स्क्रीन नजर आ रही है, तो व्हाइट और ब्लैक कलर का हमारे पास कलर कंट्रास्ट हो गया। तो इसमें येलो और ब्लैक का बहुत ज्यादा फेमसली हम कलर कंट्रास्ट यूज करते हैं। फॉन्ट साइज को बड़ा करते हैं, क्लास में बहुत प्रॉपरली लाइट रखते हैं, बच्चे को फ्रंट सीट पे बिठाते हैं और ब्लैक बोर्ड के पास बिठाते हैं। ब्लैक बोर्ड पर भी आप फॉन्ट साइज बड़ा लिखोगे ताकि बच्चे को फॉन्ट साइज ठीक से समझ। ओके, नेक्स्ट इज हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट में बेसिकली, क्योंकि आप लोग नाम, इसमें दो तरह की कैटेगरी है। दो कैटेगरी में बेसिकली हमारे पास दो तरह की कैटेगरी आएंगी, डेफनेस और हमारे पास हार्ड ऑफ हेयरिंग। डेफनेस में when there is a loss of 70 dB speech frequencies in both the ears, दोनों कानों में 70 dB या 70 dB से ज्यादा जब स्पीच फ्रीक्वेंसीज में लॉस आएगा, तब हमारे पास डेफनेस में आएगा। और हार्ड ऑफ हेयरिंग में हमारे पास 60 dB से 70 dB के बच्चे की हेयरिंग लॉस होगा इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ द ईयर्स। अच्छा, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में जब हमारे पास डेफनेस की कैटेगरी में बच्चा आएगा, क्योंकि बच्चे को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, तो बच्चे का बोल भी डेवलप नहीं होता है, बच्चे का बोल भी नहीं होता है। ज्यादातर हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो बच्चे आप लोगों को मिलेंगे, वो बच्चे आप लोगों को देखेगा उनके अंदर, जब हमारे पास डेफनेस में बच्चे आते हैं बिल्कुल जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, उन बच्चे का बोल भी डेवलप नहीं हो पाता है, तो बच्चे आपको स्पीच के साथ भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जो हमारे पास हार्ड ऑफ हेयरिंग के बच्चे आते हैं, हार्ड ऑफ हेयरिंग में बच्चों के पास रेसिडुअल हेयरिंग होती है, उनको कुछ कुछ सुनाई देता है, उनके उनके कानों में कुछ कुछ सुनाई देता है, और उस कान की क्षमता को बेसिकली अगर आप लोग हेयरिंग एड यूज करें, तो हेयरिंग एड के माध्यम से हम उनके कानों की सुनने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो हमारे पास हार्ड ऑफ हेयरिंग आएगा, तो हार्ड ऑफ हेयरिंग में हम रेसिडुअल हेयरिंग पे बेसिकली काम करते हैं, और रेसिडुअल हेयरिंग के साथ जितनी उसकी कान में सुनने की क्षमता है, हम हेयरिंग एड यूज करते हैं ताकि बच्चे की स्पीच फ्रीक्वेंसीज को हम बढ़ा सकें, और उसकी अगर कान में आवाज जाएगी तो बच्चे के आवाज शब्द बनेंगे, बच्चे का बोल डेवलप होगा, बच्चे की स्पीच आएगी। हमारे पास जब डेफनेस में बच्चा आता है, तो हम बेसिकली उस बच्चे के साथ टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच पे काम करते हैं, कि हम बच्चे को साइन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, हम बच्चे को लिप रीडिंग भी सिखाते हैं, और हम बच्चों के साथ फिंगर स्पेलिंग मेथड के माध्यम से भी पढ़ाते हैं। लेकिन जब हमारे पास हार्ड ऑफ हेयरिंग का बच्चा आता है, तो उनके साथ हम इस तरीके की अप्रोच हमें नहीं यूज करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि बच्चा अपनी जितनी भी सुनने की क्षमता है, उस सुनने की क्षमता से उसकी शब्द बने, उसकी बोल डेवलप हो। ठीक है। अब आ जाइए स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में जैसे हम लोगों ने हेयरिंग इम्पेयरमेंट में डिस्कस किया था कि बच्चे का एक्चुअली हेयरिंग नहीं है, हेयरिंग ना होने के कारण बच्चे का बोल नहीं होता है। लेकिन स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में बच्चे का हेयरिंग नॉर्मल है, लेकिन उस भाग इसमें स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में दिमाग का वो भाग डैमेज हो जाता है जो लैंग्वेज को डेवलप करता है, या फिर वो हमारा शरीर में जैसे हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, या हमारा जिससे भाषा का उत्पन्न होता है, हमारे लैंग्वेज का उत्पन्न होता है, वो वाले ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी होता है। असेसमेंट कैंप की क्या किस डिस्कस कर लेती हूँ। हेयरिंग एड से रिलेटेड एक क्वेरी आई है।
हेयरिंग एड बेसिकली बच्चों को क्या करते हैं, बच्चे ना स्कूल में तो टीचर के फेयर फैक्टर के कारण लगाते हैं, लेकिन घर में जाकर ये बच्चे उतार देते हैं और समटाइम्स पेरेंट्स आर केयरलेस और वो उसका मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं रखते। जितने भी हेयरिंग एड्स हैं उन्हें मॉइस्चर फ्री रखना चाहिए। बैटरीज अगर मॉइस्चर फ्री नहीं होगी वो खराब हो जाएंगी, तो आपको इसको मॉइस्चर फ्री भी रखना चाहिए कि मॉइस्चर फ्री हो बैटरीज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या हमें किस तरीके से कार्य करना है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से पहले भी कहा था कि बच्चे की सुनने की क्षमता सही होती है, लेकिन बोलने की क्षमता बच्चे की नहीं बन पाती, चाहे उसके दिमाग का वो मस्तिष्क का वो भाग वो पार्ट ही डैमेज हो जाए जो बेसिकली लैंग्वेज को डेवलप करता है, या फिर जो ऑर्गन है आप लोगों का लैरिंग्स है या फिर आपके वोकल कॉर्ड्स हैं जिनके थ्रू लैंग्वेज बनता है वही हमारे डैमेज हो जाए, जिसके कारण स्पीच नहीं होती। इसमें अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। आप देखिएगा कई बच्चे स्टैमरिंग करते हैं, कई बच्चे तुतला कर बोलते हैं, कई बार बच्चे वर्ड्स को बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट करते हैं कि एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को बोलना। इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में आते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके के बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनके साथ हम ज्यादा वर्बल ना करके, ओरल ना करके हम रिटन की तरफ काम करें, क्योंकि बच्चे के और साथ साथ बच्चों के साथ स्पीच थेरेपी पर काम हो ताकि बच्चे का स्पीच इम्प्रोवाइजेशन पर वो बच्चे हमारे पास आए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एज द नेम सजेस्ट इट्स अ बेसिकली रिसेंट डिसेबिलिटी। इसमें बच्चों के पास जब भी हमारे पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे आएंगे, ये बच्चे सोशली अलूफ होते हैं, किसी के साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं करते, किसी के साथ मिक्स भी नहीं होते, आई कांटेक्ट भी ये बच्चे नहीं बनाते, चुपचाप अकेले बैठे रहते हैं, कॉर्नर में बैठे रहते हैं ये बच्चे बेसिकली। और ये बच्चे हमारे पास इस तरीके के बच्चे आपको मिलेंगे बच्चे की ये बच्चे स्टीरियोटाइप बिहेवियर के साथ आते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, स्टीरियोटाइप मैनरिज्म होता है इन बच्चों के साथ। वर्ड में इनके रिपीटेड स्पीच होती है कि एक ही चीज को बार बार बोलते रहना, उसको इकोलेलिया स्पीच बोलते हैं। इनमें इकोलेलिया स्पीच भी होता है, क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इन बच्चों के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा मिलेगी, एंजाइटी बहुत होती है इनके अंदर, कोमॉर्बिड डिसऑर्डर में एंजाइटी, स्ट्रेस, ये आपको बहुत देखने को मिलेगा। जितने भी ऑटिज्म के बच्चे होते हैं इनमें सेंसरी इश्यूज होते हैं कि सपोज करो गर्म को हाथ लगाया तो हल्का सा निवाई चीज को हाथ लगाया तो इतना तेज रिएक्ट करेंगे कि पता नहीं कितनी चीज गर्म चीज को हाथ लगा दिया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इन चीजों को बच्चों में मिलेगी। तो इन बच्चों के साथ हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे काम करते हैं ताकि हम बच्चों की सेंसरी इंटीग्रेशन करें, और सेंसरी इंटीग्रेशन होता है तो हम बच्चों की बिहेवियर प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई कर पाते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। ऑटिज्म के बच्चे जब भी हमारे पास क्लासरूम में आते हैं हम इनका सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस पे काम करते हैं कि बच्चे का सामाजिक विकास हो, बच्चे की भाषा का विकास हो, बच्चा अपनी बात को एक्चुअली व्यक्त कर सके, बच्चा अपनी बात को समझा सके, चाहे वर्बल ना समझाए, नॉन वर्बल समझाए, पिक्चर्स के थ्रू समझाए, लेकिन बच्चा अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। अगर जैसे ही बच्चा अपनी बात को एक्सप्रेस करेगा उसकी एंजाइटी रिड्यूस होगी और उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया ये सारे आएंगे। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को पहले हम लोगों ने इस कैटेगरी में नहीं लिया था, डिसेबिलिटी की कैटेगरी में, अब इसको लिया गया है क्योंकि जनरली ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं। जितने भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, बच्चे के अंदर पेरेंट्स से आते हैं। और दूसरी बात, जितने भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है इनके कारण विद टाइम एसोसिएटेड कंडीशंस में बच्चे के साथ डिसेबिलिटी भी डेवलप हो जाती है, और इन बच्चों को कई बार स्कूल एज में वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते जो इन्हें एजुकेशनल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, इसलिए इनको हम लोगों ने डिसेबिलिटी के कैटेगरी में लिया है। यस, शुड वी स्टार्ट ना नेक्स्ट डिसेबिलिटी? हम लोग अपना ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर को स्टार्ट करें। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया होगा। सिकल सेल एनीमिया में जो हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन सेल्स होते हैं उनकी शेप चेंज हो जाएगी। उनकी शेप चेंज होने के कारण बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में या सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, जिसके कारण पेशेंट के अंदर सिवियर एनीमिया होता है। अच्छा, बहुत ज्यादा अनीमिया होता है, स्वेलिंग इन हैंड्स और फीट,
हाथ और पैरों में सूजन आती है, एब्डोमिनल स्वेलिंग आती है, बुखार पड़ता है, स्किन का पीलापन होता है, येलो टिंट आते हैं, स्ट्रोक के भी सिम्टम्स नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं लेटेस्ट स्टेजेस में कि बहुत पैरालिसिस आ गया फेस का, इसका, इन सब चीजों का। तो इसलिए हमने सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि एडवांस स्टेजेस में जब सिकल सेल एनीमिया जाता है तो पेशेंट को रेगुलर ब्लड बैंक की हेल्प जरूरत की रिक्वायरमेंट होती है, उसको सारे हेल्प मिल सके, इसलिए इसको डिसेबिलिटी की कैटेगरी में लिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास हीमोफीलिया के केस में हमारे पास ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है बच्चों का खून का थक्का नहीं जमता है। एक बार खून निकलना शुरू होता है तो हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं जिसके कारण खून का थक्का जमता है उसकी कमी होती है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में दो कैटेगरीज होती है, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया के पेशेंट के अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स नहीं बनने के कारण अगेन हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। रेड ब्लड सेल्स नहीं बनने के कारण बच्चों के अंदर फटीग, वीकनेस, हमेशा कमजोरी, जल्दी से थक जाना, स्किन का येलो पन्ना, फेस बोन डिफॉर्मिटीज, शरीर फेस की बोन अलग चेंज हो जाना, ग्रोथ स्लो होती है, एब्डोमिनल स्वेलिंग होती है, डार्क यूरिन। फेस के फीचर्स देखिए, इस तरीके से फेस के फीचर्स बच्चे के डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। थैलेसीमिया में इनिशियल स्टेजेस में भी उसको वंस इन अ वीक ब्लड उसको चाहिए हो, लेकिन एडवांस स्टेजेस में ऐसा भी होता है कि उसको रेगुलर बेसिस पे ब्लड चाहिए होता है। इतना रेगुलर ब्लड सप्लाई जब भी हमें करना होता है तो ब्लड बैंक की हेल्प चाहिए होती है, और इस तरीके से उस बच्चे के साथ जब भी एक्सटर्नल ब्लड लेता है उसके साथ एसोसिएटेड कंडीशंस भी और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाती हैं। तो थैलेसीमिया बेसिकली कॉमन सेइंग हम लोगों की स्पेशल एजुकेशन की टर्म में आती है कि शादी से पहले थैलेसीमिया और आरएच फैक्टर, ब्लड के आरएच फैक्टर की जांच जरूर करा लेनी चाहिए, ताकि अगर ये ब्लड रिलेटेड जांच हो जाए तो शायद विकलांगता के स्तर को हम कुछ कम कर सके। Now, yes, we are starting with neurological disorders. Neurological disorders में हमारे पास आ रहा है सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी में बेसिकली अगर आप लोग देखें तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आएगी बेसिकली सेरेब्रल पैल्सी कि दिमाग का भाग जब क्षतिग्रस्त हो जाए जिसके कारण पैरालिसिस का अटैक आ जाए। सेरेब्रल मतलब दिमाग का भाग, दिमाग अगर क्षतिग्रस्त हो जिसके कारण पैरालिसिस का अटैक आए। इट इज ए नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन जो हमारे बेसिकली ब्रेन की इंसल्ट होने के कारण होता है। ये जो ब्रेन की इंसल्ट है इट कैन अकर ड्यूरिंग द प्रीनेटल फेज, जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद, किसी भी कारणों से हो सकते हैं जिसके कारण पेशेंट के अंदर पैरालिसिस का अटैक आ जाए। जो वॉकिंग पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। जनरली इन बच्चों के अंदर पैरालिसिस का जब अटैक आता है तो इसमें देखिए इन लोगों के ना लिम्स में पैरालिसिस आता है। फॉर एग्जांपल हमारे हाथ हमारे अपर लिम्स हो गए और पैर हमारे लोअर लिम्स हो गए, तो हमारे पास लिम्स में अटैक आने के कारण ये भी हो सकता है कि एक हाथ में उसका पैरालिसिस का अटैक आया, दो हाथ में पैरालिसिस का अटैक आया, या दोनों पैरों में पैरालिसिस का अटैक आ गया, या एक पैर में पैरालिसिस का अटैक आ गया। ये सारी प्रॉब्लम्स इन बच्चों के साथ आपको देखने को मिलेगी। कई बार बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि उसका लेफ्ट पार्ट, बॉडी का लेफ्ट पार्ट में पैरालिसिस का अटैक आ जाना, या बॉडी के राइट पार्ट में पैरालिसिस का अटैक आ जाना, या फिर डायप्लीजिया, इसके लोअर भाग में पैरालिसिस का अटैक आना, क्वाड्रिप्लीजिया, दोनों हाथ दोनों पैरों में उसके दोनों हाथ दोनों पैरों में पैरालिसिस का अटैक आ जाना, पैराप्लीजिया जिसमें पूरी बॉडी में पैरालिसिस का अटैक आ जाना। इस तरह का आपको पेशेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज योर बेसिकली मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे पास जो होगी तो हमारे पास एमएस का जो केस आएगा इसको बेसिकली हम शॉर्ट फॉर्म में एमएस भी बोलते हैं, ठीक है। एमएस के जो हमारे पास केसेस आते हैं इनमें जो हमारी नर्व इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन लेट होता है, जिसके कारण जो पेशेंट होता है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अटैक होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अटैक होने के कारण पेशेंट को ट्रैमर्स आते हैं, बहुत जल्दी हाथ का इस तरह से ट्रैमर आना, ठीक है। और ट्रैमर्स के साथ साथ पेशेंट के अंदर स्टिफनेस भी आता है। साथ साथ बेसिकली जनरली अगर आप देखेंगे जो पेशेंट है हमारे पास उसको आप लोग ये देखिएगा कि जितने भी हमारे पास पेशेंट आएंगे उनको पैरालिसिस का अटैक भी आएगा, पैरालिसिस के अटैक के साथ मसल स्टिफनेस भी आएगा, बाउल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि फॉर एग्जांपल हो सकता है यूरिन और स्टूल का उन्हें पता भी ना चले, हाँ।
और ये भी हो सकता है मेंटल चेंजेस आए, डिप्रेशन आए, दौरे पड़े, इस तरह के सारे सिम्टम्स आप लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को पड़ेंगे। नाउ कम्स टू पार्किंसंस। पार्किंसंस हमारे पास अगेन एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये हमारे पास मिडिल एजेस और एडवांस एजेस में आता है। इसमें बेसिकली हम लोगों के पास ये मिडिल एजेस और एडवांस एजेस में आता है, 50 साल या 50 साल की उम्र के बाद आता है। इसको इसीलिए विकलांगता की कैटेगरी में लिया गया क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को मेडिकल हेल्प की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट मिलती है, मेडिकल कंसेशंस और बेनिफिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए इसको यहाँ पर हमने लिया है। पार्किंसंस में डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी सिक्रीशन कम होती है, जिसके कारण आप लोग अगर पेशेंट को देखेंगे तो पेशेंट आपको इस तरीके से नजर आएगा। उसका जो पोस्चर है, पोस्चर ही बेसिकली जो पेशेंट का है, स्टैंडिंग पोस्चर जो होना चाहिए उसका स्लोपी पोस्चर हो जाएगा। हाइट भी आपको देखने को कम मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर 6 फीट की हाइट है किसी की तो आपको हाइट देखने को मिलेगी जैसे 5.5 फीट की हाइट हो गई। उसकी मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, चलने से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, हाथ उसके बिना बात के जैसे कहते हैं ना कांपते रहते हैं, कई बार अपने आप हाथों की मूवमेंट होती रहती है। तो बेसिकली इनके ट्रेमर्स आने शुरू होंगे, स्लर्ड स्पीच होगी इन लोगों के साथ, और सेंस ऑफ लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल कि उनको हो सकता है स्मेल ही ना आए, और मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन और एंजाइटी रहेगी, ट्रबल स्लीपिंग रहेगी, लो ब्लड प्रेशर रहेगा। ये सारी चीजें पेशेंट के साथ नजर आएंगी आप लोगों को। ये चीजें पार्किंसंस में बेसिकली हमारे को देखने को मिलेंगी। पार्किंसंस के बाद हमारे पास है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अगेन बेसिकली हम लोगों के पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोगों के इस तरह का डिसऑर्डर है जहां पर बच्चे को जन्म से होगा। पहले 5 साल बच्चे का सामान्य विकास होगा, बच्चे का उठना बैठना चलना भागना दौड़ना जैसे 5 साल के बच्चे का होता है वैसे ही रहेगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में बच्चे का आईक्यू नॉर्मल होगा, हमारे आपके जैसा आईक्यू होगा, बिल्कुल नॉर्मल आईक्यू होगा, आईक्यू में कमी नहीं मिलेगी बेसिकली। और इसके बाद हम लोगों के पास जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चा है 5 साल के बाद सडनली जो बच्चा दौड़ता भागता था वो बच्चा सपोर्टेड वॉकिंग पे आएगा, बच्चे को सपोर्ट की जरूरत होगी। विद टाइम ऐसा भी होगा बच्चा जो थर्ड फिगर में आप देखिए जब बच्चे के अंदर सिवियर क्रिपलिंग होती है तो डिफॉर्मिटीज एंड कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। इस तरह से डिफॉर्मिटीज एंड कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी कि हाथों की हड्डियां एकदम से इस तरह से बिल्कुल ही मुड़ गई, इस तरीके से। कभी गठिए का दर्द देखिएगा, गठिए के दर्द में ना हाथ की जो जॉइंट्स है ना उनमें पेन होता है बहुत ज्यादा, और हाथ की हड्डियां और इस तरह से बिल्कुल जुड़ जाती हैं इस तरीके से, तो इस तरह का उसके अंदर पेन होना शुरू होगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक जीन जो अपना प्रोटीन बनाता है जिसके कारण मस्कुलर डेवलपमेंट होती है, वो जीन अपना प्रोटीन बनाना बंद कर देगा और पेशेंट के अंदर मसल्स डेटोराइट होनी शुरू होंगी, जो उसकी मसल्स हैं वो भी डेटोराइट होनी शुरू होंगी। जनरली जो बच्चे का उम्र होता है इस केस में हमारे पास 12 से 15 साल की उम्र होती है बच्चे की, मैक्सिमम 20s होती है, उसके बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। डेथ उसकी इंटरनल ऑर्गन फेलियर के कारण होती है कि उसका इंटरनल ऑर्गन फेलियर होता है कि उसकी हार्ट और किडनी वो दोनों फेल हो जाती है। तो जनरली उसकी एज हमारे पास 12, 15 या फिर मैक्सिमम 20 साल, इसके बाद भी उसकी एज नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास है आपके पास ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में डिस्कस कर लेती हूँ। ड्वार्फिज्म बेसिकली 4 फीट 10 इंच से जिसकी हाइट कम होगी उसको भी विकलांगता का कैटेगरी में डाला गया है। 4 फीट 10 इंच से हाइट जिसकी कम है। एपिलेप्सी, दौरा आना, दौरे आने के कारण जो हमारे पास दौरा पड़ता है, दौरा छोटी देर के लिए भी पड़ सकता है, बहुत ज्यादा देर के लिए भी पड़ सकता है। पैकेट माल और ग्रैंड माल कहते हैं उसे बेसिकली हम। तो अगर जब भी बच्चे को दौरा पड़े तो ट्रिगरिंग पॉइंट कौन से जिनके कारण बच्चों को दौरा पड़ता है, और साथ साथ आप पेरेंट्स से ये भी पूछिएगा कि वो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। दौरा पड़ने के समय देखिए जैसे बच्चे को साइड टिल्ट करके लिटाया गया है और बच्चे के साथ बेसिकली आप उसकी फ्रंट बटन्स खोलेंगे ताकि ऑक्सीजन अच्छे से आ सके, और साथ साथ उसके दांतों के बीच में जीभ ना आ जाए इसलिए आप हैंकी डालेंगे कहीं उसकी जीभ ना कट जाए। इस तरह के सारे आप प्रिकॉशंस देंगे। नाउ कम्स टू डिमेंशिया। डिमेंशिया बेसिकली हमारे पास इस तरह का है जिसमें हम लोगों के पास बच्चों के अंदर मेंटल इलनेस के सिम्टम्स आते हैं। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण
पेशेंट के अंदर मेंटल इलनेस के सिम्टम आते हैं, मानसिक रोगी। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, मानसिक रोगी और मानसिक विकलांगता में फर्क है। मानसिक विकलांगता में आईक्यू 70 से नीचे मिलेगा, लेकिन मानसिक रोगी का आईक्यू नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल ही होगा, बिल्कुल नॉर्मल, 110, 120, 100, 90, कोई भी आईक्यू हो सकता है। तो डिमेंशिया में जरूरी नहीं है कि उसका आईक्यू 70 से नीचे मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनका आईक्यू नॉर्मल होता है। किसी तरह की एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण जो बच्चे हैं उनका प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होता है कि विद स्टेजेस हो सकता है कि उसके अंदर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग डिलेड हो जाए, उसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाए। पर डिमेंशिया के केस में देखना, कई बार बहुत डिप्रेशन में, कई बार लोग पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो अपने आप से ही बातें करते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में कई बार हो जाता है कि कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं होता है, बातें शेयर करने वाला नहीं होता, तो बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण वो लोग मेंटल इलनेस में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड अटैक विक्टिम्स। एसिड अटैक विक्टिम्स में कोई भी इस तरह का जिसपे बहुत तेज कॉरोसिव सब्सटेंस डाला गया और तेज कॉरोसिव सब्सटेंस डालने के कारण उस के सेंसरी ऑर्गन्स में जलन चली गई, फॉर एग्जाम्पल आंखों में या फिर कान में या फिर नाक में, जिसके कारण ये ऑर्गन उसके डैमेज हो रहे हैं और वो फिर सेंसरी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आ गया। दिस इज कॉल्ड एसिड अटैक विक्टिम्स। फाइन। एसिड अटैक विक्टिम्स के बाद हम लोगों के पास एसिड अटैक विक्टिम्स को भी हम लोगों ने कैटेगरी में लिया है। नेक्स्ट इज योर मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी में व्हेन वी हैव ए मोर देन वन डिसेबिलिटी एट ए टाइम, जब एक से ज्यादा विकलांगता हो। फॉर एग्जाम्पल मानसिक विकलांगता के साथ साथ बच्चे के अंदर शारीरिक विकलांगता है, मानसिक विकलांगता के साथ साथ बच्चे को दिखाई भी नहीं दे रहा, अंधापन भी है, मानसिक विकलांगता के साथ बच्चे को हो सकता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हो। एक से ज्यादा विकलांगता जब बच्चे में एक टाइम में हो, बहुविकलांगता हम इसे बोलते हैं हिंदी में, तो उसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। इसमें बेसिकली डेफ ब्लाइंडनेस बहुत पॉपुलर है। डेफ ब्लाइंडनेस में जैसे आप लोगों ने हेलन केलर का नाम भी सुना होगा, बहुत पायनियर थी, बहुत काम किया उन्होंने, जिसमें हियरिंग और विजुअल इंपेयरमेंट एक साइड इकट्ठा होता है, दिखाई भी नहीं देता और सुनाई भी नहीं देता।